चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी। हमारा कहाँ तक हो गया था? हमारे यहाँ तक हो गया है ना। एक बार हम क्विकली ओवरव्यू कर लिया इसमें क्या क्या रीड कर लिया, इसमें क्या क्या नहीं। हमने पढ़ा सेल क्या होता है, ठीक है। सेल के इन्वेंशन के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। सेल की थ्योरी अकॉर्डिंग सेल थ्योरी का मीनिंग समझा था, ठीक है। सेल्स के टाइप नंबर पढ़ते, कितने नंबर के बेसिस पर कितने टाइप्स के होते हैं, और साइज के बेसिस पर भी हमने पढ़ लिए थे। स्मॉलनेस ऑफ अ ग्रेटर, ये नहीं हमने पढ़ा है ना, यहाँ से नहीं पढ़ा हमने, नहीं पढ़ लिया। अच्छा हमारा ये भी हो गया, हमें टिक नहीं लगाया बस। स्मॉलनेस ऑफ सेल्स हमने पढ़ लिया कि जितने ज़्यादा छोटे होंगे उतने ज़्यादा, है ना, साइज वगैरह पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ा, शेप्स पढ़ ली थी, इन शेप से फ़र्क पड़ता है, ये भी हमने देखा था, शेप से इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल देख लिया था हमने, जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल पढ़ा था। साइटोप्लाज्म पढ़ा था, साइटोप्लाज्म के अंदर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 7th में 6 तक पढ़ ली थी इसकी। हाँ, प्लास्टिड से हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स क्या है पढ़ते हैं, एक बार रीड करते हैं फिर समझते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, जो पढ़ी हो रही है। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, ठीक है। these are special organelles in different shapes like oval, spherical and disc shaped, depending upon the color they impart, ठीक है। प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड एज ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। वो कह रहे हैं प्लास्टिड्स जो चीज़ होती है, क्या होती है पता नहीं, क्या होती है पता नहीं, अभी नहीं बता रहा। वो कह रहे हैं प्लास्टिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कहाँ पे केवल पाए जाते हैं, केवल प्लांट सेल्स के अंदर, यानी ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। और जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स होता था, ये केवल एनिमल्स के अंदर पाए जाते थे, ठीक है। तो प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं, ओनली प्लांट सेल्स में, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये एक ऑर्गेनल्स ही होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत स्पेशल टाइप के ऑर्गेनल्स ही होते हैं जो अलग अलग शेप में हो सकते हैं, ओवल शेप में हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप में हो सकते हैं, डिस्क शेप में हो सकते हैं, ठीक है। फिर इनका कुछ कलर्स होते हैं, इनका कुछ क्या होते हैं, कलर्स होते हैं, जिसके बेस पर इनको क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग टाइप्स में, जिसके बेस पर इनको क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग टाइप्स में, ठीक है। कुछ क्लासीफाई किए जाते हैं एज अ ल्यूकोप्लास्ट, कुछ क्लासीफाई किए जाते हैं एज अ क्रोमोप्लास्ट, कुछ क्लासीफाई किए जाते हैं एज अ क्लोरोप्लास्ट। दोनों में एम है और आर का डिफरेंस और कुछ नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग में। सर किसको ल्यूको बोलते हैं, इसको क्रोमो बोलते हैं, इसको क्लोरो बोलते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट, तो यहाँ पे एक वर्ड ल्यूको, क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पर एक वर्ड है क्रोमो और एक वर्ड है यहाँ पे क्लोरो, ठीक है। तो हर वर्ड की मीनिंग है, उन्हीं से इनका कलर डिसाइड होता है। ल्यूको मतलब है वाइट, तो ये क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस होते हैं, कलरलेस प्लास्टिक्स होते हैं। कलरलेस मतलब क्या, कि वाइट दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, वाइट, और कोई कलर इनमें दिखाई नहीं देता, और कोई कलर इनमें दिखाई नहीं देता। तो यार कलरलेस, कलरलेस का मतलब क्या, इनमें कोई और कलर नहीं होता, केवल नॉर्मली जो होता है वो वाइट ही होता है। वो कैसे होते हैं, ये वाइट होते हैं, ठीक है, दे आर कलरलेस। दे हैव नो पिगमेंट, इनमें कोई पिगमेंट वगैरह नहीं होते, ठीक है। पिगमेंट मतलब कोई जगह होती है स्टोरेज करने की, वो इनमें जगह नहीं होती। तो ये क्या करते हैं सर, दे स्टोर स्टार्च, केवल स्टार्च स्टोर करते हैं। सेल्स ऑफ पोटैटो हैव लॉट्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इन देम, वो कह रहा है सबसे ज़्यादा ल्यूकोप्लास्ट किसके अंदर होता है, जो पोटैटोज होते हैं, पोटैटोज उनके सेल्स में सेल्स ऑफ पोटैटो हैव लॉट्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इन देम। तो एग्जांपल याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा ल्यूकोप्लास्ट किस में होते हैं। तो ये आपसे वन वर्ड वगैरह में पूछ सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सेल्स ऑफ पोटैटो है ना। फिर बात कर रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब कलर, यानी ये कलरलेस नहीं होते, ये कलरलेस नहीं होते, ये सारे, इनमें बहुत सारे कलर होते हैं, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कलर्स होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट मतलब क्या लिखा हुआ है, दीज आर वेरियसली कलर्ड प्लास्टिड्स, या वेरियसली कलर मतलब कि बहुत सारे कलर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। येलो, ऑरेंज, रेड,
येलो, ऑरेंज, रेड तरह के होते हैं, कलर के होते हैं। दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। जो क्लोरोप्लास्ट, जो क्रोमोप्लास्ट वाले प्लास्टिड्स होते हैं ना, क्रोमोप्लास्ट वाले प्लास्टिड्स, ये आपको पोटैटोज में नहीं मिलेंगे। ये आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे? फूल की पत्तियों में, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स में, ठीक है, और फ्रूट्स के पेटल्स में, ठीक है। एंड द कलरिंग सब्सटेंस, जो कलरिंग सब्सटेंस होता है बेसिकली पिगमेंट वाला, एसोसिएटेड विद देम आर सेंथोफाइल। सेंथोफाइल मतलब क्या? अब आप सेंथोफाइल मतलब कि एलिमेंट होता है जो दैट लुक लाइक येलो, येलो कलर, है ना, जो कि येलो कलर में दिखाई देता है। एंड कैरोटोन एंड कैरोटीन ऑरिजिनल रेड। तो वो कह रहा है कि इसके अंदर कुछ कलरिंग सब्सटेंस होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं दो चीज़ों से, सेंथोफाइल और कैरोटीन। सर सेंथोफाइल से कौन सा कलर एसोसिएट होता है? येलो। और कैरोटीन से कौन सा कलर एसोसिएट होता है? ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। वो कह रहा है ऐसे कुछ कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं, ऐसे और कुछ कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं। एंथोसाइसिन एंथोसाइसिन एंथोसाइनिन्स जो किसी भी तरह के प्लास्टिड से एसोसिएटेड नहीं होते, वो प्लास्टिड से एसोसिएटेड नहीं होते, ठीक है, बल्कि इंस्टेड दे रिमेन डिजॉल्व इन द सेल शेप। जो सेल शेप में क्या रहते हैं? डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं। और क्या करते हैं? सिंपल सा रेड, पर्पल, ब्लू कलर देते हैं टू द डिफरेंट पार्ट प्लांट ऑफ, वो प्लांट पार्ट ना, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। तो ऐसे सेल्स को क्या बोला जाता है? ऐसे पिगमेंट्स को क्या बोला जाता है? सॉरी, ये ठीक है, जो क्या करते हैं? रेड, पर्पल और ब्लू कलर से देते हैं, ठीक है। येलो कलर कौन देता है? सेंथोफाइल। ऑरेंज रेड कौन सा कलर देता है? कैरोटीन, ठीक है। और ये क्या होता है? किसी भी तरह के प्लास्टिक से एसोसिएटेड नहीं होता, तो ये भी याद रखना है। अब आता है क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब ये था ग्रीन कलर। इसका मतलब क्या? ग्रीन कलर। आपने क्लोरो और कहीं सुना है? क्लोरोफाइल कभी सुना है? क्लोरोफाइल एक गैस होती है, वो भी ग्रीन कलर की होती है। चलो छोड़ो, अब वो क्लोरो से एक और वर्ड है, छोड़ो, ध्यान नहीं आ रहा। चलो लिखा भी हुआ है यहाँ पे क्लोरोफाइल, क्लोरोफिल सॉरी। दीज आर ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। ये कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं ये वाले, ठीक है। दे हैव अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। इनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। फिर क्लोरोफिल क्या करता है? देखते हैं आगे, कुछ बता रहे नहीं, बता रहा। क्लोरोप्लास्ट आर अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, इन पार्ट्स एक्सपोज टू लाइट। जिन जिन जगहों पर लाइट आती है, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल, लीव्स में बहुत ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर ज़्यादा होता है। तो आपकी जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती हैं, कि क्लोरोफिल का काम ही होता है ग्रीन कलर को छोड़ना। और सर ग्रीन कलर को क्यों छोड़ता है? क्योंकि ये बनता है ग्रीन कलर के पिगमेंट से। बनता है किससे? ग्रीन कलर के पिगमेंट से बनता है। दे ऑल्सो हैव अदर पिगमेंट। इनके और भी अदर पिगमेंट्स होते हैं लीव्स के पास, जैसे ऑरेंज भी होता है, येलो भी होता है। ऑरेंज और येलो भी होते हैं, पर ऑरेंज और येलो कलर दिखाई देते हैं जब वो लीव्स सूख जाती हैं। तब ऑरेंज और येलो कलर आ जाते हैं ना। तो भी कह रहा है, बट दीज पिगमेंट आर मास्क्ड बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल। बट सर ये जो है ना, ये सभी स्टार्टिंग में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? जब प्लांट फ्रेश होता है तब क्यों नहीं दिखाई देते हैं येलो और ये ऑरेंज कलर? क्योंकि अभी जो ग्रीन कलर वाले जो पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल है, वो भी क्लोरोफिल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें दोनों को भी क्या कवर करने हैं। और एक टाइम आएगा जब प्लांट फ्रेश नहीं रहेंगे, तो वो क्लोरोफिल वाले जो पिगमेंट्स वो कम हो जाएंगे। जब वो कम हो जाएंगे तब फिर आपको क्या दिखाई देते हैं? ये येलो कलर वाले, ऑरेंज कलर वाले पिगमेंट आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। देयर फंक्शन इज टू ट्रैप सोलर एनर्जी। इनका फंक्शन क्या होता है? किसका? क्लोरोफिल का बात कर रहा है, तो वो क्या, क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? टू ट्रैप सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को पकड़ना। एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वहां से क्या करना? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। किसके लिए? खाना बनाने के लिए। तो वो लिखा है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो खाना तो लिखा नहीं है। हाँ, तो प्लांट्स तो दो तरह के खाने बनाते हैं, अगर आपको पता होता है, शुगर और स्टार्च। शुगर और स्टार्च क्या है? दोनों ही ग्लूकोज की फॉर्म है, ग्लूकोज की क्या है? फॉर्म है। एक खाना वो तुरंत खा लेते हैं, उसको शुगर बोलते हैं। एक खाना वो थोड़ा स्टोर करके रखते हैं बाद के लिए, तो उसको स्टार्च बोलते हैं। तो ये खाना बनाने के लिए क्या करते हैं? सारे काम करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वही लिखा हुआ है। रिकॉर्डिंग चल रही है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन डीएनए एंड हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। तो कल क्लोरोप्लास्ट जो सिंथेसिस होता है ना आपका ये पिगमेंट, इसके अंदर कुछ डीएनए होते हैं, इसके भी क्या होते हैं? अपने डीएनए होते हैं, ठीक है।
इट हैव द कैपेसिटी डिवाइड, और ये अलग अलग, ये और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, और ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने की कैपेसिटी भी रखता है। ये पढ़ते पहले ग्रीन वाला। सम पीपल डिस्क्राइब क्लोरोप्लास्ट एज द किचन ऑफ द सेल। वो कह रहा है, मतलब कुछ लोगों का मानना है, इतना सा पढ़ते हैं लोग, वो ये थोड़ा मान लेते हैं ओ क्लोरोप्लास्ट लीव्स में होता है, लीव्स पर बहुत जगह होती है जहाँ पे खाना बनता है, तो किचन बोल दो ना, ऐसा नहीं है। तो ये जो एनालॉजी, एनालॉजी मतलब होता है वो किसी वर्ड को इंटरप्रेट करने का तरीका, थॉट, किसी वर्ड्स को इंटरप्रेट करने की थॉट प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं एनालॉजी। तो वो कह रहे हैं ये जो थॉट प्रोसेस है लोगों की, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, आप किसी ऐसे किसी वर्ड को नाम नहीं दे सकते हो। किचन में तो हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे वी कुक फूड आइटम, वी कुक फूड, वी कुक फूड आइटम्स। किचन में हम क्या करते हैं, हम फूड आइटम्स को हम फूड आइटम को कुक करते हैं। सर कौन सा फूड आइटम को, जो कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ताकि हम लोग क्या करें, सूटेबल बना लें अपने ईटिंग के लिए। तो बेसिकली किचन जो वर्ड है वो हम गलत ना देते हैं, उसको किचन नहीं देना चाहिए। किचन में तो बेसिकली हम क्या करते हैं, प्लांट का ही बना हुआ खाना हम अपने लायक बनाने के लिए कुक करते हैं, ठीक है। तब थोड़ा अलग हो गया। ग्रीन टर्न्स इनटू रेड, हाँ, जो रॉ टमाटोज होते हैं, कच्चे टमाटोज होते हैं, और जो अनराइप होते हैं, बेसिकली चिलीज होती हैं, अनराइप चिलीज, वो ग्रीन होती हैं। क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं। सब क्यों होती हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। लेकिन जब वो राइप हो जाते हैं तो क्लोरोफिल डिजेनरेट हो जाता है, नहीं खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड द मास टू रेड टेक्स ओवर, और जो रेड जो होती हैं, क्या कहते हैं, आपके रेड कलर वाले जो पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीन जो नाम था, वो सब बाहर आ जाते हैं, वो सब सामने आ जाते हैं, तो सब वो कलर हमारे वहाँ पे दिखाई देने लगता है। ये तो मैंने ऊपर ही आपको समझा देता हूँ, वो लिखा हुआ है। बस यहाँ पे टोमेटो और चिलीज का एग्जाम्पल लिया है, मैंने आपको लीव्स के एग्जाम्पल में समझाया था। हाँ, अभी जो ऊपर हमने पढ़े सारे लिविंग सब्सटेंसेस थे, जितने भी हमने ऊपर पढ़े सारे लिविंग सब्सटेंस थे प्लांट्स के अंदर, है ना, प्लांट्स के अंदर और एनिमल सेल्स के अंदर, सारे सेल्स के अंदर की बातें चल रही थी, ध्यान हो तो अभी तक, है ना। लेकिन कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी होते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल इन्फ्यूजन भी बोलते हैं, सेल इन्फ्यूजन भी बोलते हैं। जैसे कि ग्रेन्यूल्स, वैक्यूल्स, ठीक है, ये क्या होता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं। सर ये क्या होते हैं, पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है, दीज आर मैनी स्मॉल पार्टिकल, दीज आर मैनी मैनी यानी बहुत ज़्यादा हैं, और स्मॉल पार्टिकल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन द साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। सच पार्टिकल्स बिलीव टू कंटेन फूड मटेरियल, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये फूड मटेरियल को रखते हैं अपने पास, सच एज स्टार्च, ग्लूकोज एंड फैट्स, ये चीज़ होती है खाने प्लांट्स और एनिमल्स की, इसको क्या करते हैं अपने पास स्टोर करके रखते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर सर्टेन क्लियर स्पेसेस, ये कुछ साफ साफ दिखाई देने वाली जगहें होती हैं द साइटोप्लाज्म, हमें साइटोप्लाज्म में दिखाई देती हैं। दे आर फिल्ड विद वाटर, एंड वैक्यूल से पानी भरा होता है, एंड वेरियस सब्सटेंस इन सॉल्यूशन, और पानी से बहुत सारी चीज़ें भी मिक्स होती हैं, जिससे एक सॉल्यूशन बन जाता है। इन प्लांट सेंस, अगर एक प्लांट की बात करें, तो इन प्लांट सेंस द वैक्यूल्स आर यूजुअली क्वाइट लार्ज एंड द लिक्विड विच दे कंटेन इज कॉल्ड सेल सेप। वो कह रहा है, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट के अंदर ही वैक्यूल्स होते हैं। तो प्लांट के केस में ये जो वैक्यूल्स होते हैं, एक तो ये काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, और ये जो लिक्विड कंटेन करते हैं, यदि लिक्विड कंटेन करते हैं उसको बोलते हैं सेल सेप, उसको क्या बोलते हैं, सेल सेप। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड अगर बात करें एनिमल सेल्स की, तो क्या डज नॉट हैव सच प्रोमिनेंट वैक्यूल्स, यानी उनका जो साइज़ होता है, उनका जो साइज़ होता है वो थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है। यानी एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ, अच्छा टॉपिक आ गया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस जो सेल होते हैं ना, न्यूक्लियस टाइप के सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस जो पार्ट होता है इसके सेल का, इसके ऊपर एक अलग सब्जेक्ट है न्यूरोसाइंस करके, इसके ऊपर न्यूरोसाइंस, न्यूक्लियर साइंस भी है, मतलब इसके ऊपर दो तीन सब्जेक्ट हैं, दो तो मेरे को पता है। अगर आप सेल्स के ऊपर चले जाओगे ब्रेन सेल्स के अंदर तो न्यूरो साइंस बन गया, अगर आप न्यूक्लियर की तरफ चले जाओगे तो न्यूक्लियर साइंस बन जाएगा, और भी मीनिंग होंगे, और भी मीनिंग इसके सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो बहुत डिटेल्ड स्टडी होती है न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या कहता है, न्यूक्लियस कोई सेल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, इंपॉर्टेंट इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, मोस्ट पार्ट है, पार्ट है सेल का। तो करता क्या है फिर ये, इतना इंपॉर्टेंट तो करता क्या है, ये क्या कहता है, रेगुलेट करता है चीज़ों को, किस चीज़ को देखते हैं भाई, कोऑर्डिनेट करता है, साथ में रखता है चीज़ों को, किस चीज़ों को,
वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल, यानी सेल की जो लाइफ प्रोसेस होती है, सेल जो अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, सेल्स जो भी अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं उन कामों को कोऑर्डिनेट करता है और रेगुलेट करता है। यानी सेल के एरिया में क्या क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट कंटेन फैक्टर्स विच डिटरमाइन हेरिडिटी। ये जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस, इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हेरिडिटी डिफाइन होती है, हेरिडिटी डिटरमाइन होती है। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, हिंदी में होता है उसको आनुवंशिकता। छोड़ इसको, हिंदी में क्या मीनिंग होता है, इंग्लिश में आपको मैं जनरल इसका मीनिंग हेरिडिटी मतलब होता है। हेरिडिटी एक साइंटिफिक टर्म है ना, एक साइंटिफिक टर्म है जो कि बेसिकली तब यूज किया जाता है जब वो मतलब साइंस के अकॉर्डिंग में हेरिडिटी मतलब एक ऐसा वर्ड है, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक अगर जो किसी एक इंसान में है तो वही कैरेक्टरिस्टिक उसके सन में भी जाएंगे, फिर उसके ग्रैंड सन में जाएंगे, उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन में जाएंगे। तो वो जो पूरी सीरीज बन जाती है, पूरी सीरीज जो बन जाती है उस सीरीज को बोलते हैं हेरिडिटी, उस सीरीज को बोलते हैं हेरिडिटी। तो ये जो सीरीज जो बन रही है सेम सेम फीचर्स की, सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक की, तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। यानी अगर किसी के न्यूक्लियस में कोई अगर अगर सपोज करें कि मिस्टर ए है, तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस में कोई ना कोई एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो उस न्यूक्लियस के फैक्टर की वजह से हो सकता है उसका जो बेटा हो ना, उस बेटे के अंदर उस न्यूक्लियस का असर आ जाए, उस फैक्टर का असर आ जाए। हो सकता है फादर को अगर कैंसर है तो जो न्यू बॉर्न बेबी हो उसको भी कैंसर की प्रॉब्लम आगे जाके हो जाए। फादर को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि न्यू बेबी बॉर्न हो उसका हार्ट वीक ही हो। ऐसी प्रॉब्लम आपने देखे होंगे, ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चों में कंटिन्यू हो जाती है। पेरेंट्स की में जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चों में कंटिन्यू हो जाती है। तो वो क्यों होती है, बस हेरिडिटी की वजह से, बस इसकी वजह से होती है, बस हेरिडिटी की वजह से। तो उसी चीज़ को बोलते हैं ना साइंटिफिक लैंग्वेज में हेरिडिटी, उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। और हेरिडिटी आती क्यों है, अब वो न्यूक्लियस फैक्टर होता है, कोई कोई न्यूक्लियस फैक्टर होता है उसकी वजह से आती है। जिसको हिंदी में बोलते हैं जीन्स, जिसको मतलब हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोलते हैं जीन्स, नॉर्मल लैंग्वेज में। जिनके फादर बोलते हैं पेरेंट्स के जीन्स खराब है, पेरेंट के जीन्स की वजह से, जीन्स पहने वाले जीन्स नहीं है, साइंटिफिक साइंस वाले जीन्स है ये, कि पेरेंट्स के कुछ जीन्स थे जो खराब थे जिसकी वजह से बच्चों पे उसका इफेक्ट पड़ा। ठीक है, उसको जीन्स बोलो चाहे न्यूक्लियस फैक्टर बोलो, बात एक ही है ना। न्यूक्लियस इज अ स्मॉल स्फेरिकल मास लोकेटेड समवॉट इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। वो कह रहे हैं न्यूक्लियस एक छोटा सा स्फेरिकल मास है, ठीक है, जो कि कहाँ है, जो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली बता रहा है, जो लोकेटेड समवॉट इन द सेंटर, सेंटर में कहीं ना कहीं होता है साइटोप्लाज्म के, ठीक है। इट हैज़ अ डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास एक बहुत नाजुक सा, डेलिकेट मतलब कि बहुत नाजुक सा, बहुत सॉफ्ट एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, विच इज फिल्ड विद अ रिलेटिवली डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। सर बहुत ज़्यादा कहाँ पे लिखा हुआ है, डेंस में तो बहुत ज़्यादा भरा रहता है। डेंस का हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा भरी हुई हो तो भरी कब होगी, कुछ ज़्यादा होगी, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। सर न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होता है, वो कह रहे हैं इन द न्यूक्लियर प्लाज्म देयर सर्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, वहाँ पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। सर पिक्चर में कुछ दिखाई दे रहा है क्या, हाँ 2.80 बोल रहे हैं ना ये, हाँ ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आगे से इनसाइड, इनको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन मतलब क्या, सेल डिवीजन मतलब सेल, आपको ना सेल, एक सेल से दूसरे सेल प्रोड्यूस होते हैं, एक सेल खुद मर जाता है, हाँ तो जन्म देता है, हाँ तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, सेल डिवीजन। तो क्या सेल डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, तो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ना, वो जब बहुत मोटे हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत थिक हो जाते हैं, रिबन लाइक, रिबन की तरह। दीज फाइबर्स आर देन कॉल्ड क्रोमोसोम्स। और जब ये बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, रिबन जैसे हो जाते हैं, तो उनको क्रोमेटिन की जगह क्रोमोसोम बोला जाता है, क्रोमोसोम्स बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई, ठीक है, थोड़े मोटे हो गए पहले से। सेल्स इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, सब सेल्स में होते हैं, हर सेल्स में होते हैं क्या ये न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर की वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो नहीं, कुछ सेल्स होते हैं जहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं,
प्रोकार्योटिक सेल्स बोलते हैं, प्रोकार्योटिक सेल्स बोलते हैं, याद कर लेना, ऐसे पूछ सकते हैं। ऐसे सेल्स जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो, एब्सेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकार्योटिक। ठीक है, अब जरा पढ़ लो इनका मीनिंग क्या है। प्रोकार्योटिक सेल्स का मतलब प्रो और कार्योन, एन तो दिखाई नहीं दे रहा, एन साइलेंट हो गया, गायब हो गया। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना, प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना, न्यूक्लियस, तो इनको बोलते हैं पुराने न्यूक्लियस, पुराने न्यूक्लियस, तो बोला जाता है सेल्स, इनको बोला जाता है। ठीक है, बहुत पहले दे है, यानी इनकी बात कर रहा है, पूरा कार्योटिक सेल्स की बात कर रहा है। दे हैव न्यूक्लियर मटेरियल, इनके पास न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, विच आकर फिल इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड। दे हैव न्यूक्लियर मटेरियल कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, इनके पास क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ होते हैं, जो फ्रीली स्टेट में होते हैं सेंट्रल रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बीच में घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल जो रीजन होता है, सेंट्रल रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, उस सेंट्रल रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। एग्जाम्पल कहने हैं, बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ये होते हैं, उनके पास प्रोकार्योटिक सेल्स ही होते हैं। ठीक है, सेल्स इन विच डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ओहो, तो जहाँ पर कोई नहीं उसको तो प्रोकार्योटिक, और जहाँ पर डबल है, जहाँ पर क्या है, डबल है, जहाँ पर डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं यूकार्योटिक सेल्स। यू मतलब ट्रू, तो जिसमें वास्तव में रियल में न्यूक्लियस हो। ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया, तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बस बैक्टीरियाज में नहीं होते, बस बैक्टीरियाज में नहीं होते। Each nucleus also has at least one nucleus in it। तो कह रहा है हर न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियस होता है। Some cells में more than one न्यूक्लियोलस। ठीक है, और कभी कभी किसी सेल्स में कम से कम एक तो हो गई होगा, लेकिन कुछ के पास मोर देन वन भी हो सकते हैं। द नंबर ऑफ न्यूक्लियोली न्यूक्लियोली बोलो, हाँ इसको न्यूक्लियोली सेल इज फिक्स। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोली एक सेल में फिक्स होते हैं। ठीक है, हर किसके डिफाइंड होते हैं, कितने कितने होंगे, कितने कितने नहीं होंगे। द न्यूक्लियोलस पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। बेसिकली जो न्यूक्लियोलस का जो काम होता है, वो बेसिकली काम क्या होता है कि प्रोटीन को सिंथेसिस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम जब प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डेफिनेट इन ईच स्पेसीज। वो कह रहे हैं जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो भी हर स्पेसीज के अंदर क्या होंगे, डिफाइंड होंगे। एवरी ह्यूमन बॉडी सेल, अब हमारी बात करें, याद रखना पड़ेगा ये, वो क्या फॉर्म में डिफाइंड होते हैं। तो बताओ तो सही, इंसानों में कितने होते हैं, जरा बताओ अपनी तो बारे में, तो होना चाहिए ना बॉडी में कितने हैं। तो वो कह रहे हैं 46, और ये पेयर्स में होते हैं, तो पेयर में अगर तो डिवाइड बाई 2 कर दो, क्योंकि एक पेयर में 2 आते हैं, तो डिवाइड बाई 2 कर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, यानी इन टोटल 46, इन पेयर देखें तो 23। क्रोमोसोम नंबर्स ऑफ सम अदर कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एज फॉलोज। अब कुछ और अदर एनिमल्स की बात करोगे तो ये है, राउंड वार्म में एक भी नहीं होता। ठीक है, गार्डन में जो पी उगती है उनमें 14 होते हैं, ऑनेड में 16 होते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर 1000 से भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं, आपको पढ़ लेना इनके एक बार। क्या लिखा हुआ है, जो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दे कैरी द क्रोमोसोम्स कैरी द जेनेटिक कैरेक्टर्स। क्रोमोसोम्स कैरी द जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। वो कहते जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्या करते हैं, वो जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, उनको कैरी करते हैं। तो कहाँ से, फ्रॉम पेरेंट ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब चिल्ड्रन, ऑफस्प्रिंग का मतलब चिल्ड्रन। आपको ना मीनिंग पता चल गया, बच्चों को और भी क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग, है ना। जो पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेसिकली, जो पेरेंट्स से बच्चों में चली जाती हैं। ठीक है, थ्रू द यूनियन ऑफ द एग ऑफ द फीमेल एंड द स्पर्म ऑफ द मेल। ठीक है, थ्रू द यूनियन ऑफ द एग ऑफ द फीमेल एंड द स्पर्म ऑफ द मेल। जब हम
जब हम एग की फॉर्म में होते हैं, हम एग की फॉर्म में होते हैं, ये बेसिकली जो हमारे अंदर जेनेटिक कैरेक्टर्स जो आते हैं वो कब आते हैं, जब हम एग की फॉर्म में होते हैं अपनी मदर के स्टोमक के अंदर, तब ये काम होता है, तब ये काम होता है, तब ये काम होता है ना। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ क्रोमेटिन, पढ़ाई तभी हमने, क्रोमोसोम्स किससे बना होता है, क्रोमेटिन से बना होता है। दिस इज कंपोज ऑफ हेरिडिटरी यूनिट, और ये भी हमने पता है क्रोमेटिन किससे बना होता है, इसको हेरिडिटरी यूनिट बोल रहे हैं, यानी बहुत सारे फैक्टर से मिलकर बना होता है, तो ये बोल रहे हैं उसको हेरिडिटरी यूनिट्स बोल लो, जिसको क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। हाँ, अब वो कह जीन्स होते हैं, जीन्स आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड डीएनए, कॉल्ड डीएनए से काफ़ी कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं, इसको डीएनए बोलते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इट इज द जीन्स नॉट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जीन्स की बात कर रहे हैं ना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, दैट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीसीज, ये कोई स्पीसीज कैसी होगी, कोई स्पीसीज कैसी होगी, ये इससे डिफाइन होता है कि उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, ये डिफाइन करते हैं उसके जीन्स कैसे हैं, उसके जीन्स कैसे हैं। लायन, टाइगर, हाउस ऑल हैव 38 क्रोमोसोम्स, देखे तो लायन हो, चाहे टाइगर हो, चाहे घर में रहने वाली बिल्ली हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखें तो दोनों होते हैं 38 ही हैं, बट उनकी पावर, उनका लुक सबके होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग क्यों होता है, रीजन पूछ सकते हैं, अलग अलग क्यों होता है, अलग केस स्टडी बन सकती है यहाँ पे, क्यों होता है, क्योंकि उनके जीन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके जीन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। You can revise your understanding about the various cell parts by going through table 2.1, which summarizes the various parts of a cell, their main characteristics and chief function। तो कह रहा है आपने जो पढ़ा आप उसको रिवाइज कर सकते हो, अगर आप इसको एक और देख लो तो ठीक है, देख लेंगे अभी। डीएनए एक और इसको जरा पढ़ लेते हैं, एक्शन नॉलेज थोड़ी सी ले लेते हैं। लॉट्स ऑफ रीजन्स इन बिटवीन जीन्स आर जस्ट नॉन फंक्शनल, वो कह रहे हैं हमारे जीन्स के अंदर बहुत सारी जगह जो होती है जो बेकार की होती हैं, बेकार मतलब नॉन फंक्शनल, वो कोई काम ही नहीं करती हैं। और ऐसी जो एरिया होते हैं अबाउट 99% ऑफ टोटल डीएनए, मतलब हमारे डीएनए का जो 99% जो पार्ट होता है ना वो बेकार ही होता है, वो कोई काम ही नहीं करता। एंड दैट शो ट्रेमेंडस वेरिएशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, काम नहीं करता, लेकिन इसमें ना जो चेंजेस होते हैं, वेरिएशन मतलब चेंजेस, ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा, तो चेंजेस तो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है। एंड हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल बाय व्हाट पॉपुलर नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसी की वजह से इंसान पहचाना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लाइक द फिंगरप्रिंट्स, जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, डीएनए पैटर्न हेल्प इन असर्टेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। तो वो कह रहे हैं फिंगरप्रिंट्स की तरह डीएनए पैटर्न जो होते हैं, डीएनए का जो पैटर्न होता है वो क्या करता है, ये असर्टेन करने में हेल्प करता है, किस चीज़ को असर्टेन करने में हेल्प करता है, आइडेंटिटी, किसी पर्सन की आइडेंटिटी को हेल्प, वो असर्टेन करने में हेल्प करता है। एंड दिस टेक्निक कैन इवन टेस्टिफाई द पेरेंटिज ऑफ एन इंडिविजुअल, वो कह रहे हैं इस चीज़ से आप किसी की पेरेंटिज भी टेस्ट कर सकते हो। पेरेंटिज मतलब क्या कि आप क्या जो कह रहे हैं आपके पेरेंट्स हैं कि वो आपके पेरेंट्स हैं या नहीं, तो हाँ, आप अपना डीएनए टेस्ट कराओ और अपने पेरेंट्स का डीएनए टेस्ट कराओ, अगर दोनों के डीएनए के पैटर्न सेम हैं तो हाँ वो आपके ट्रू पेरेंट हैं, अगर नहीं है तो वो पेरेंट्स नहीं है। हाँ, घर पे मत कह देना ये चेक कराने के, मारेंगे पकड़ के आपको। मैं चार्ट कल पढ़ाऊंगा, अभी मैं प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स का थोड़ा सा टेबल पढ़ा रहा हूँ, नहीं ये भी डिफरेंस ही पूरा पढ़ना पड़ेगा फिर, पूरा तो अभी मैं करा नहीं पाऊंगा। हाँ चलो थोड़ी सी पढ़ लेता हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ, बाकी ऊपर के टेबल फिर नीचे का कल कंटिन्यू करेंगे। प्लांट एंड एनिमल सेल्स में कुछ सिमिलरिटी और नॉन सिमिलरिटी बता रहे हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर इज सिमिलर, बेसिक स्ट्रक्चर देखा है वो इन ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स का तो सेम होता है। बोथ कंटेन द सेल मेम्ब्रेन, दोनों में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्गी बॉडीज होती हैं, मिटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। बट फिर भी हाउएवर देयर आर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, फिर भी कुछ तो डिफरेंसेस हैं उनमें, ठीक है। दिस डिफरेंसेस आर शोन इन फिगर 2.6 से एज वेल एज इन 2.9, तो क्या 2.6 और 2.9 में फिगर्स डिफरेंसेस दिखाए गए हैं, है ना। एंड आर ऑल्सो समराइज्ड इन 2.2। अच्छा, वो कह रहा है इस फिगर में, इसके ऊपर एक फिगर है उसमें, और इसमें भी समराइज किए गए हैं, ठीक है।
इतना ही करना, कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। मैं कुछ आपको होमवर्क दूँ? ए वाला, बी वाला, ये वाला, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले को इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, शायद आप समझ गए, शायद आप नहीं समझे। इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। प्लांट सेल हैज, ये वाला करो, सॉरी, द सेल ऑर्गन दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑफ द सेल, ये भी करो। नेम द पार्ट ऑफ सेल कंसर्न विद द फॉलोइंग, वन का बी, सी, ए। सेकंड में जितने हैं उतने कर लेना, टोटल जितने हैं उतने कर लेना है। थर्ड वाला, फोर्थ वाला, सिक्स का सी, डी, ई, एफ, है ना। सी का टू, एक दिन बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने, पहले नहीं दिया था इसका होमवर्क, इसलिए तो आज आपके पास थोड़ा टाइम बचा, आधे घंटे का, इसको देख लेना, इसको आधा घंटा इसमें दे देना, ठीक है, अपने होमवर्क में। डू इट थिंक द सेल्स ऑफ एन एलिफेंट वुड बी लार्जर देन द सेल्स ऑफ रैट, बाद में देखेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन, डिफरेंस वही, मतलब डिफरेंस मैंने भी अच्छे से बाद में करना। मैं सिर्फ से फाउंड ऑन प्लांट सेल्स, हाँ ये कर लेना, ये वाला डिफरेंस। वाई आर द, ये भी कर लेना, सिक्स वाला भी। लॉन्ग आंसर है, व्हाट इज द सेल थ्योरी, रीड का सोच लेना, इसमें क्या क्या लिखना मत, जो बाकी के किए हैं वो बेशक लिख लेना, पर ये वाले लॉन्ग मत लिखना, ठीक है। लिविंग सेल में ब्रेक इन्वॉल्व छोड़ो। थर्ड वाला लिख सकते हो, छोटे छोटे आंसर आएंगे। स्टेट द मेजर फंक्शन, मत करो सारे अभी, देखो सिक्स से फाउंड बोथ एंड प्लांट, छोड़ो इसको। बस ये होमवर्क बहुत ज़्यादा है, कर लेना, आधे घंटा लगा कर निकाल कर, ठीक है।